नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आज बात महिलाओं की होगी। महिलाएं अब चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहेंगी। दफ्तर में भी अब उनके लिए लक्ष्मण रेखा नहीं होगी। संसद और विधानसभा की सीढ़ियां शान से चढ़ेंगी महिलाएं। राजनीति की सूरत और सीरत अब बदलने वाली है। पूरे 27 साल से लटका हुआ महिला आरक्षण विधेयक गणेश चतुर्थी के मौके पर लोकसभा में पास हुआ। गर्व और गौरव का क्षण ये रहा कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। यह इस नए सदन का पहला कदम था। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल लोकसभा में पास हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस बिल को पेश किया और ऐतिहासिक बताया। बिल पेश होने के अगले दिन चर्चा हुई और लोकसभा में वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट विपक्ष में पड़े। इन सब के बीच एक होड़ भी शुरू हो गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी और इसीलिए पार्टी ने संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। लेकिन इसमें एससी/एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए, तभी इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि महिला आरक्षण को भविष्य पर टालने की बजाय 2024 चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए और अगर सरकार चाहे तो इसे आने वाले चुनाव में ही लागू किया जा सकता है। लेकिन 9 साल से सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की। इससे उसकी मंशा स्पष्ट होती है। लेकिन जहां तक महिला आरक्षण का बिल है, ये शुरुआत ही कांग्रेस ने करी थी राजीव जी के समय से। बाद में कई दफा ये आया, लेकिन किसी कारण से पास नहीं। उसका एक दफा गवर्नमेंट गिर गई, कुछ बार कई बार विरोध कर दिया। तो अब इसका कोई विरोध कोई पार्टी नहीं करे। इसे मांग ये करें भाई, अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन इसमें बैकवर्ड क्लास की भी, ओबीसी की रिजर्वेशन होनी चाहिए और 2024 में लागू होना चाहिए। जो अभी लेके आए परिसीमन होगा 26 में, तो जो पोस्ट होंगे 26 को परिसीमन होगा, तो 29 तक भी ये लागू मुश्किल है। अभी परिसीमन करा के अभी लागू करना। जहां तक महिला आरक्षण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका समर्थन किया। और अगर इस प्रकार का कोई सरकार लेके आती है तो मैं समझता हूं ये, हालांकि हमने तो सबसे पहले, हमारी पार्टी है जिसने पार्टी संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मेरे ख्याल से अन्य पार्टी में तो आज तक भी नहीं दिया गया। उस टाइम हम सरकार में नहीं थे, लेकिन पार्टी में हमने इसको शुरू किया था। लेकिन अब हम सरकार में हैं तो इस प्रकार का निर्णय अगर लेते हैं तो मैं समझता हूं अच्छा है। महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर चारों ओर समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन कई सवाल इस विधेयक को लेकर सामने आ रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा पांडे, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजेंद्र नेहरा जी आपसे करूंगी, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला और ऐसे में सभी का समर्थन इस फैसले को मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होड़ जो है वो इस बीच देखी जा रही है, जहां पर बीजेपी लगातार ये कह रही है पीएम मोदी की सोच है, इस बिल के पीछे पीएम मोदी की हिम्मत है। वहीं कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, जहां पर राज्यसभा में पहली बार कांग्रेस ने ही इस बिल को पास कराया था। ऐसे में क्या इस लड़ाई को साझी लड़ाई कहना गलत होगा? देखिए श्रावणी जी, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि आज ये जो महिला आरक्षण का विधेयक था वो लोकसभा में पारित हो चुका है और इसमें 454 सांसदों ने इसके पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट किया है।
तो अभी वर्तमान समय में हम जो डिबेट कर रहे हैं लोकसभा से, जिस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं अब वो मातृत्व के साथ साथ वो नेतृत्व भी करेंगे, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के इस नए भवन में जो पहला काम किया है, वो हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को, बहनों को जो 33% आरक्षण दिया है, वो इन्होंने पहला काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार 27 साल में नहीं कर पाई, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया है। इसके साथ साथ अब लोकसभा में कम से कम 181 सीटों पर हमारी महिला जो संसद है वो चुनकर आएंगी सांसद, और अब इसके साथ साथ देश भर के अंदर कम से कम आप मान के चलिए कि 1374 महिलाएं विधानसभाओं में पूरे देश भर में चुनकर के आएंगी। सामान्य सीटों पर भी पहले की तरह महिलाएं चुनाव लड़ती रहेंगी। तो मुझे लगता है ये 33% की बजाय ये संख्या लगभग 50% पहुंचेगी। और कल क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन था, बड़ा शुभ दिन था, तो इस शुभ दिन पर बहुत ही ऐतिहासिक और शुभ काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जो संसद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम संविधान की कैटेगरी की बात करें तो 3 कैटेगरी आती है, सामान्य कैटेगरी आती है, एससी कैटेगरी आती है और एसटी कैटेगरी आती है। और इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर हमने 33% महिला आरक्षण कर दिया है। जो विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा था कि भाई एससी और एसटी और ओबीसी में आपने क्या किया, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों कैटेगरी में जो सांसद चुन के आते हैं उसको हमने लागू कर दिया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 330A और 332A, इसके माध्यम से जो महिला आरक्षण भारत सरकार ने दिया है बहुत ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ जो डिमिलिटेशन यानी परिसीमन का जो चेयरमैन है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बन करके जिस तरह से पूर्व में हर जगह चुनावों के अंदर जो हमारे परिसीमन का काम ये कमीशन करता है, उसी तरह से आगे करता रहेगा। इसके साथ साथ वर्तमान समय के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर के अंदर लोकसभा के अंदर जिस तरह से महिलाओं का परचम है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने 2019 के चुनाव में भी अगर मैं आपको बताऊं श्रावणी जी, हमने लगभग 155 महिलाओं को टिकट दिया था लोकसभा में। किसी भी पार्टी ने इतना नहीं दिया जितना हमने दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अंदर हम लोग संगठन में पहले से 33% महिलाओं को आरक्षण देते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पहले से आरक्षण लागू किया है। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 42% ठीक है विजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा बाकी मेहमानों से उनका रिएक्शन ले लेते, फिर लौटूंगी आपके पास। विभा पांडे, आपका रुख करूंगी। इतना बड़ा फैसला, ऐसे में कितना बड़ा कदम है ये राजनीति के लिए, महिलाओं के लिए, और इसके साथ ही हरियाणा में क्या बदलाव लेकर आएगी ये फैसला? पहली बात तो सारे प्रवक्ताओं को नमस्कार और सारे दर्शकों को भी, और हर किसी को बधाई, हार्दिक बधाई कि पहला चरण में तो ये पास हो गया हमारा बिल। अब बची हरियाणा की बात, तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने पहले ही पंचायत लेवल पर 50% विमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण कर रखा है, जो लागू भी हो चुका है। तो हम लोगों ने तो पहले ही महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया हुआ है प्रदेश में। साथ ही 33% राशन डिपो का भी कर रखा है। चलो वो एक डिफरेंट लेवल है, तो पंचायत में 50% हमारा ऑलरेडी चलता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हमारी पार्टी स्पेसिफिकली जो पार्टी है, हमारी महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। सबसे ज्यादा हमारा हरी चुनरी चौपाल की वजह से हमारा पूरा प्रदेश में परिवर्तन आया था, जहाँ हम फिर 10 एक ही पहली बार में 10 विधायक लेके आए थे। उसमें 10 में भी हमारी एक विधायक है, तो 10% तो हमारी महिला ऑलरेडी है इसके अंदर। हाँ, इस चीज को अब और हम लोग जा रहे हैं, महिला के ऊपर फोकस और है, और इस बिल से और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बिल आने के बाद भी ये पार्टीज के ऊपर ओनस आता है, पार्टीज के ऊपर ड्यूटी है कि वो ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। ये ना हो कि लोग अपनी वाइफ, बीवियों को और बेटियों को अपना जाके एक खड़ा कर दे अपनी जगह रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये एक अलग से सही में महिला एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो ये पार्टीज के ऊपर बहुत ओनस आता है, खाली आरक्षण कहने के लिए नहीं होना चाहिए। और जेजेपी पार्टी तो एक्चुअली महिला के लिए बहुत कर रही है। हमारी हरी चुनरी चौपाल से कितनी महिलाएं जुड़ रही हैं, और पहले ही हमारी बहुत सारी महिलाएं पोजीशन होल्डर है।
हमारी ठीक है विभा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी। ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे में 2010 में मनमोहन सरकार में इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया था। कहीं ना कहीं इस बिल के पास होने के बाद एक सुर में समर्थन जो है साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, लेकिन कितने मजबूती के साथ ये सुर बना रहेगा? इसके साथ ही जो होड़ मची है कि मौजूदा सरकार को इसका क्रेडिट दिया जाए या फिर पूर्व सरकार को, आपका रिएक्शन, आपका जवाब? देखिए, ये एक बात तो स्पष्ट है कि ये बिल हमारा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक सपना हमारा है, ये ख्वाब हमारा था और ये राजीव गांधी जी का सपना था। और उस सपने को जिस तरीके से, मैं क्यों कह रही हूँ राजीव गांधी जी का सपना है, राजीव गांधी ने एक सपना देखा कि पंचायती राज संस्थाओं में देखिए किस तरीके से 15 लाख के करीब जो है पंच सरपंच चुने जाते हैं। उसके पीछे की कारण एक ऐसा विजन था जिसकी देन है कि महिला सशक्तिकरण हुआ और राजनीतिक सशक्तिकरण का माध्यम जो है वो कांग्रेस पार्टी बनी। और मैं ये क्यों कहती हूँ हर बार कि कांग्रेस का हाथ जो है तमाम इन महिलाओं के साथ है, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं। लेकिन मैं ये ऐतिहासिक दिन हो सकता था, मैं ये कहना चाहती हूँ कल। लेकिन मुझे एक बात का बहुत खेद, मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ऐसा दुख हुआ कि जब वहीं बगल में ही जहां पर संसद है वहीं राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। तो ये कैसा महिला सम्मान है? हम बार बार, इससे पहले भी जब संसद का उद्घाटन हुआ तभी उनको नहीं बुलाया। नई सदन से उनको, नई संसद जो बनाई गई है, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों उनको दूर रखा गया? नई संसद बनती है और आपके देश का या पूरे घर का, जिसे कहें पूरा देश एक घर है, उस घर का मुखिया को आप बुलाना नहीं चाहते हैं, तो इसके पीछे मंशा क्या है? अभी ये समझने की जरूरत है क्यों भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे वर्ग से जो कि हाथी के समाज से है, उस महिला से इतनी नफरत की बात की है। आप टोकनिज्म की राजनीति करिए खूब। और क्योंकि देखिए, महिला आरक्षण पर तो आप इसलिए भी नहीं बोलेंगे, आपके मैनिफेस्टो में 2014 में था, लेकिन आपने 2019 में गायब कर दिया। और सबको पता है जो आपकी हासिल संस्था है आरएसएस, मोहन भागवत जी कहते हैं शादी तो एक सौदा है। देखिए किस तरीके के बयान देते हैं योगी आदित्यनाथ, अलग ही किस्म के बयान देते हैं। वो भी सबको पता है कि अगर महिलाएं आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पार्लियामेंट में जो कुछ बोला गया है तमाम, मैं उस पर आज मैं जिक्र नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें विजन नहीं है, ये विजन हमारा है और हम इसका क्रेडिट श्रेय क्यों नहीं लेंगे? और लेंगे क्योंकि ये हमारा सपना था। और जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर देखिए पहले इन्होंने क्या किया, हम तो बार बार कह रहे थे ओबीसी आरक्षण इसमें नहीं डाला, और फिर हम पूछते हैं इनसे कि ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी? क्योंकि देखिए जब 2014 में मैनिफेस्टो में डाल दिया, 2010 में राज्यसभा में पारित कर दिया था, इनको जैसे ही सरकार में आए तुरंत दे देना चाहिए था आरक्षण बिल महिलाओं को लेकर। और मैं एक बात और आपत्ति दर्ज करती हूँ, जब ये लिखते हैं नारी शक्ति वंदना, किस बात की वंदना? एक बात बताइए, मणिपुर में जो घटना हुई तब वो आप वंदना कर रहे थे? और दूसरी बात, वंदना जब आप डालते हैं, आप आरक्षण को, संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार नहीं, वो देवीय वरदान नहीं है। और मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो कि देवीय वरदान महिलाओं को देंगे। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और मुझे लगता है हर महिला को मिलना चाहिए क्योंकि उनका अधिकार है वो, और उनका हक है। डॉक्टर टीना लौटूंगे, जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओमकार सिंह जी, एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐसे में आप आने वाले समय में बदलाव देख रहे हैं? महिला सशक्तिकरण की तरफ एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जो पार्टी अभी तक जुमलों का खेल खेलती रही हो, जो पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात से दूर भागती है, ये वही पार्टी तो है जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ब्रिजभूषण शरद सिंह पर कैसे रोक लगे और हमारी बेटियों के ऊपर कैसे डंडे बरसाएंगे, ये पूरी दुनिया में देखा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले हरियाणा में तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, या मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। लेकिन जब संदीप सिंह को गिरफ्तार करने की बात आती है तो विधानसभा में टेबल ठोकते कहते हैं नहीं करूंगा गिरफ्तार। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? ये तो बता देंगे बीजेपी वाले। ये सिर्फ एक ड्रामे और घोषणाओं की पार्टी है। और अब तो भी चुनाव नजदीक है, इनके बाद 9 साल में क्या किया बताने को कुछ नहीं है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना में काफी खाली भिजवा दी, लाइटें बंद करके मोमबत्ती दिलवा दी, और कभी किसान बिल, कभी आर्मी की नई अग्निवीर योजना, इनके बाद कुछ नहीं है। कहाँ स्मार्ट सिटी, कहाँ 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख कहाँ हमारे, कहाँ नदियों को जोड़ने की योजना, कहाँ बुलेट ट्रेन, कुछ नहीं इनके पल्ले। ये सिर्फ एक ड्रामेबाज पार्टी है। और अब क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, इनके पास कुछ भी नहीं है करने को, एक नया ड्रामा इन्होंने कर दिया। अच्छी बात है,
महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन 3 मुख्य बिंदु बताऊंगा जिसमें इनके पास जवाब नहीं होगा। पहली बात, महिलाओं की भागीदारी 50% है, आधी आबादी महिलाओं की है, फिर आरक्षण 33% क्यों? पहला बिंदु ये। दूसरा, मैं संसद भवन का उद्घाटन हुआ, क्या राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया? हमारे राष्ट्रपति महोदय को बुलाया गया? वहां पे नहीं बुलाया गया। ये महिलाओं की इज्जत देने वाली पार्टी नहीं है। तीसरा, ये जो महिला बिल है क्या 2024 में लागू हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और इनको मालूम है 2024 में उड़ने वाले हैं, आकाश में उड़े हैं बीजेपी वाले। इंडिया गठबंधन जो बना है एनडीए को पूरी तरह से पछाड़ेगा। 2024 में ये बिल लागू नहीं हो लगेगा। श्रावणी जी अगर इनकी नीयत साफ है तो ये अभी से घोषणा कर दे कि 2024 में हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन इनको पता 2024 में साफ होने वाले हैं, अगली सरकार देखेगी और हम करेंगे। महिलाओं ने तो कैसे घोषणा कर दी कि महिलाओं को उनके आबादी के अनुसार 50% आरक्षण देंगे, लेकिन बीजेपी एक घोषणाबाज पार्टी है, ये जुमले और जुमेलों की पार्टी है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं उनका से विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, प्रवक्ताओं को आपने सुना, विपक्षों का आपने सुना, उनका कहना है कि कहना कि एक जुमला है और ये जो बिल पास हुआ है वो अगर धरातल पर उतरता है तो ही इसको मानेंगे। इसके साथ ही एक और सवाल, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है अगर हम पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, गांव में बात कर लीजिए, सरपंचों की बात कर ली जाए तो सीट जो है महिलाओं के लिए तो आरक्षित होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पद जो है वो निकल के सामने आते हैं। यहाँ पर प्रधान पति की बात कर ली जाए, सरपंच पति की बात कर लीजिए, इस तरीके की जो सीट है वो सामने आते हैं। कहीं यही परंपरा आगे कंटिन्यू तो नहीं होगा? कहीं विधायक पति और सांसद पति जैसे पद तो सामने नहीं आ जाएंगे? ये भी कई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। देखिए श्रावणी जी, जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा, मुझे लगता है उनको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। और बार बार जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं राजीव गांधी जी का सपना था, तो उनको 27 साल में राजीव गांधी जी का सपना पूरा नहीं करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, उनके सपने को साकार किसने किया, पूरा किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इनको तो धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और जहां तक इनका महिलाओं के प्रति सम्मान का विषय है, आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा है कि लोकसभा के अंदर कमजोर महिलाएं चुन के आती हैं। आप देखिए किस तरह की संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। ये जिन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रही है, उन राष्ट्रपति जी के लिए इनके अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि राष्ट्र की पत्नी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का ये सम्मान करते हैं महिलाओं को, ये साफ दिखाई देता है। मैं इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, ये मेरे बड़े भाई ने तो बहुत बड़ा, ये तो खैर है ही, ये तो कुछ भी बोल देते हैं अपने मुंह से, जो भी बैठे हैं। ओंकार जी बता दीजिए, ओंकार जी 2019 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दी थी आपने? 50% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं ना आपने? 10% भी नहीं दी भैया, आपने 10% महिलाओं को भी आज तक टिकट कभी दी हो तो आप मुझे बताइए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बता दें, इनेलो वाले बता दें कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया आपने? और महिलाओं के आरक्षण को जो ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का, उसका भी आप बैठ करके लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विजेंद्र जी इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर टीना करमवीर से। डॉक्टर टीना करमवीर, विजेंद्र जी ने सवाल खड़े किए, जवाब दे। चलिए डॉक्टर टीना से दोबारा संपर्क करेंगे। विभा पांडे जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विभा जी, क्योंकि लगातार भगवती सूर जो है वो भी सामने आ रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं सवाल ओबीसी को लेकर भी है और इसके साथ SC/ST आरक्षण को लेकर भी है, और इसके साथ ही सवाल ये कि 2024 में सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर रही है, और क्योंकि समय लगेगा। अगर जनगणना की बात कर ली जाए, परिसीमन की बात कर ली जाए और उसके बाद आरक्षण की बात कर ली जाए, ऐसे में एक लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में लगातार विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार इस बार 2024 में चुनाव में इस बिल को क्यों नहीं पारित कर रही है। पहली बात तो ये ओबीसी आरक्षण का ये 33% के अंदर SC/ST आरक्षण भी है, ओबीसी का इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें सिर्फ जनरल SC और ST है। ठीक है, अगर ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, माननीय अमित शाह जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वायनाड को अगर हम महिला सीट आरक्षित कर देते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को प्रॉपर करने के लिए
उसका डेटा कलेक्ट करना, उसका डिलिमिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस आपने 1.5 साल में जो करना है अभी करना है। अगर आज के आज बीजेपी और हमारी सारी सरकारें ये इम्प्लीमेंट करती है तब होगा इलेक्शन गिमिक। जो बार बार ये लोग कह रही है इलेक्शन गिमिक है, ये जुमला है। अब एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि राजीव गांधी का विजन था और हमारे आईएनएलडी प्रवक्ता कहते हैं ये तो खाली जुमला है। तो राजीव गांधी का विजन क्या जुमलाबाजी थी? और अगर ये कहना चाहते हैं कि ये 2029 में क्यों इम्प्लीमेंट होगा, अभी क्यों नहीं होगा, तो कांग्रेस ने 70 साल में तो गरीबी हटाई नहीं, तो ये कहाँ से ये विमेन रिजर्वेशन बिल भी कर देते? 20 साल में तो ये लोग कर नहीं पाए। ठीक है विभा जी, क्योंकि समय की कमी, जरा बाकियों से रिएक्शन जान लेते हुए डॉक्टर टीना करमवीर, देखिए अब क्योंकि विजेंद्र जी ने आपके सवाल को जवाब दिया था और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब दे। चलिए, डॉक्टर टीना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, जुटने की कोशिश करेंगे। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी। अब आपने सुना जहां पर विजेंद्र जी ने आपने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब भी दिया है, आपका रिएक्शन? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी डॉक्टर टीना, आपकी आवाज आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। जुमले प्रयोग करते हैं, ये आरक्षण 2024 में क्यों लागू नहीं किया जा रहा, जरा जवाब दे दें। और दूसरा, आज देश और प्रदेश में ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। ये बीजेपी ध्यान भटकाने में माहिर है। जब भी कोई अच्छी बात होती है, अब मणिपुर हिंसा की बात थी, उन्होंने नू हिंसा करवा दी, इन्होंने खुद इनके षड्यंत्र है। जब ये सरकार बदलेगी तो जांच आपके सामने आएगी शिवानी जी, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर नजर आएगा। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, सबसे मुख्य रूप से महिला अपराध की स्थिति देख लीजिए। हर दिन 3 महिला गैंग रेप होते हैं, कितने महिलाओं की स्थिति नाजुक हो चुकी है। और इनके अपने एमपी कहाँ है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, क्यों बताया जाए उनको? ठीक है ओमकार सिंह जी, समय की कमी है, जरा टीना करमवीर से उनका आखिरी कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, आपका जवाब संक्षेप में। देखिए हम लोगों का ही विजन था और ये जिस तरीके से चुनावी जुमला जो है देश के प्रधानमंत्री ने दिया झुंझुना देने का, अगर 2024 में लागू कर देते हैं, कल का इंतजार में देखने के कल का क्या होता है। अगर 2024 में, तो हम तो वैसे भी समर्थन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का, क्योंकि हमारा बिल था। हमें शुरुआत से कांग्रेस पार्टी ने, चाहे सोनिया जी हो, राहुल गांधी जी हो, अध्यक्ष हमारे खड़गे जी साहब, सबने कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं, सवाल बहुत सारे थे। लेकिन मेरा ये कहना था कि 2024 में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर 2029 तक महिलाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 9.5 साल तक हम इंतजार ही करते आ रहे थे। 2010 में जिस तरीके से हमने इसे इम्प्लीमेंट किया था और ये जीवित है, इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव आए और कब वो इसका एक तरीके से चुनावी प्रचार का इस्तेमाल करें इसको, क्योंकि साफ तौर पर दुख रहा है, उनकी कोई मंशा नहीं है और महिला सम्मान ठीक है डॉक्टर टीना, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विभा पांडे, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक ऐलान है, लेकिन इंतजार है इस बिल के प्रारूप और स्वरूप और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आती है उसका। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि ये तमाम बिल जब पास होंगे तो धरातल पर कब उतरते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मसले में मेरे साथ इतने, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे।